हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फाइनल ईयर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। एज सच कुछ बच्चों ने मुझे ये बोला कि जो अपनी क्वांटम का फिज़िक्स का चल रहा है उसको यूट्यूब की सीरीज़ जो है वो आगे चलाई जाए। ठीक है, इसीलिए एक बारी अगर सीरीज़ चला रहे हैं तो मैं बीच बीच में टॉपिक्स नहीं करवाऊँगी। जो भी सिलेबस के टॉपिक है फिर वो सीक्वेंस से ही चलेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों का रहा हुआ है पीछे का, जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, ठीक है, वो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपका फोटॉन्स के बारे में पढ़ना है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आप यूँ सोच रहे होगे कि फोटॉन के बारे में क्यों पढ़ना है। फोटॉन के बारे में इसलिए पढ़ना है क्योंकि एक तो ये जो हमारे फोटॉन वर्ड आया है वो हमने कहाँ पढ़ा है, जब हमने आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो रिजल्ट था, जो हमारा सॉल्व नहीं हो पाया था, रिले और जेन्स ने जैसे किया था, तो हमने प्लैंक्स की हेल्प ली थी, उससे एक एक्सप्रेशन निकाला और फिर वहाँ पे हम उसको एग्जैक्टली जो है वो सॉल्व कर पाए थे। लो के लिए और हाई वेवलेंथ दोनों के लिए कर पा रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पे हमें ये पता चला, वहाँ हमने एक एजम्पशन भी ली थी। वो एजम्पशन क्या थी कि जो हम एक एनर्जी जो लेके चल रहे थे एक्चुअली, वो हमने डिस्क्रीट फॉर्म में ले ली थी, है ना। तो वो जो डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ आपकी एनर्जी है उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली में फोटॉन बोलते हैं, है ना। फोटॉन ही हमारे पास क्या होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है और ये ही हमारी क्या होती हैं, रेडिएशंस होती हैं। जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास दो लेवल्स हैं, एक पार्टिकल यहाँ से अप कर रहा है यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाएगा। तो ये जो एनर्जी होती है बच्चे, ये ही हमारी क्या होती है, फोटॉन की होती है। और अगर हम क्या कर रहे हैं, हायर लेवल से लो लेवल के ऊपर आ रहे हैं, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है इसके अंदर। एक तो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, एक स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। दोनों एमिशन में से कोई सा भी हो जाए, एनर्जी तो लिबरेट होनी ही होनी है। ठीक है, और उसी एनर्जी को हम, जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है यानी कि रेडिएशन हो रही है या पैकेट्स ऑफ एनर्जी हो रही है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एच न्यू की फॉर्म में बोलते हैं। और ये एच न्यू हमारी क्या होती है, गामा रे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसी फोटॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये तो पीछे पढ़ चुके, तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आगे क्या काम आएगी, वो ये काम आएगी क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और आपने अगर छोटी क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक थोड़ा बहुत भी, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा हुआ है, तो आपने वहाँ पे ये सुना होगा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसमें कोई भी मेटल सरफेस है उसके ऊपर जब कोई भी पर्टिकुलर रेडिएशन किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की हमारे पास इस मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाया जाता है, तो ये इस सरफेस पे से क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, है ना। तो ये जो रेडिएशन आपने इसके ऊपर इंसिडेंट करी थी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, वो हमारी किसकी होती है, वो किस फॉर्म में होती है, आपकी एच न्यू की फॉर्म में होती है, फोटॉन की केस की ही होती है, राइट। इसीलिए हम क्या कहते हैं उसको, कि हमें अभी फोटॉन के बारे में जानना है और उसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना जरूरी हो गया है। इसीलिए आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, फोटॉन पढ़ेंगे, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए इसके अंदर, फोटॉन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर देखो, अब आपको ये तो पता चल गया कि जो पार्टिकल हमारी रेडिएशन की फॉर्म में है और पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में हम मतलब जिसको बोल सकते हैं उसी को फोटॉन बोलते हैं। तो जब हमें ये चीज़ पता चली गई है तो क्यों ना इसको डेफिनेशन में भी यही दे दे, डेफिनेशन में भी यही दे देते हैं, है ना। तो हमारे लिए तो ईजी हो जाएगा क्योंकि अब हमें पता चल गया कि ये चीज़ होती है। तो फोटॉन को हम डिस्क्राइब ही इसी फॉर्म में कर दें, तो आप लिखोगे द पार्टिकल that form radiation and which are in form of packets of energy are known as
फोटॉन्स, उनको हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करने हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि करैक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ देखो इसकी क्या क्या होती है। सबसे पहले तो जो फोटॉन होता है उसको ये बोला जाता है कि ये लगभग कैसा चलता है, स्पीड ऑफ लाइट जैसा चलता है। इसका मतलब रिलेटिविस्टिक केस भी अप्लाई होगा। रिलेटिविस्टिक केस अप्लाई होगा तो यहाँ पे मास जो निकाला जाएगा वो रिलेटिविस्टिक के साथ ही निकाला जाएगा। अगर रिलेटिविस्टिक केस लेके चलते हैं, रिलेटिविस्टिक केस, अच्छा आप ये कंफ्यूज हो गए रिलेटिविस्टिक केस क्या है, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर में क्या थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक की एक यूनिट थी जहाँ पे आपने पूरा पढ़ा हुआ है कि हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक कब लेके आते हैं, हम तब लेके आते हैं जब हमारी जो वेलोसिटी होती है किसी भी पार्टिकल के मूव करने की वो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर हो जाए हमारी किसकी, स्पीड ऑफ लाइट के। यानी कि हम उसकी वेलोसिटी को कंपैरेबली किससे बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की बोल रहे हैं, है ना। तो अगर उस टाइप की बोल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे रिलेटिविस्टिक केस भी अप्लाई होगा और हम आधी चीज़ों को उसी से ही निकालेंगे यहाँ पे, है ना। तो देखो आप फर्स्ट प्रॉपर्टी में यही लिखोगे क्या, जो हमने अभी पढ़ी है कि जो फोटॉन्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की तरह, किसमें, फ्री स्पेस के अंदर। तो यही लिखेंगे हम इसके अंदर कि फोटॉन्स ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। सेकंड हमें इसकी बेटा एनर्जी भी तो निकालनी है। एनर्जी मैंने अभी आपको बताया h होती है, यहाँ से लिख तो रखी है, तो इसका मतलब एनर्जी कितनी होती है, h न्यू को आप c/λ भी लिख सकते हो, इसका मतलब मैं इसका रिलेशन ये भी लिख सकती हूँ। ठीक है, थर्ड लेके चलते हैं। थर्ड क्या निकालते हैं, इसका मास निकाल लेते हैं। कौन सा मास, रेस्ट मास। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, रेस्ट मास निकालना जा रहे हैं। ठीक है, तो रेस्ट मास आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा क्योंकि अब मैं ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी बोला कि इसकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक लगेगी और मास के केस में तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगती है। क्यों, क्योंकि मास का फॉर्मूला होता है m = m0 √1 - v²/c², है ना, ये होता है। अब ये कह रहा है v एज कंपेरेबल है हमारे किसके जैसा है, v की वैल्यू जो है वो c की जैसी है, यानी कि ये भी c ही है। तो c² यानी कि 1 1 - 1 कितना हो गया, 0 हो जाएगा। इस 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये जो टोटल मास आपका आया था इसके साथ में, ये क्या होता है, m0, तो रेस्ट मास होता है, ये सिंपल मास होता है। ठीक है, तो रेस्ट पोजीशन पे जो हमारे मास है ये कितना हो जाएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये एक्सप्लेन करता है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक का जो केस लेके चल रहे हैं उसके अंदर कि रेस्ट मास जो है फोटॉन का वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी, क्या हम इसको और किसी मेथड से इसकी एनर्जी मास को कैलकुलेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी एक तो एनर्जी का फॉर्मूला ये है और दूसरा इसके अंदर एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = mc²। लेकिन कब यूज़ करेंगे, जब हम मास एनर्जी बोले उसको करने के लिए, तब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और यहाँ से मास किसके इक्वल हो जाएगा, E/c² के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में सिंपल देना हो तो हम c² की वैल्यू भी लिख सकते हैं। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है हमें इसकी वैल्यू, तो हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या कैसे भी करके उसकी वैल्यू आ जाए, क्योंकि ये क्या है, मास तो जस्ट kg के अंदर आएगा और तो सारी वैल्यू को कैंसिल करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं और जो आएगी वैल्यू उसको पुट कर देंगे। तो यहाँ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं और एनर्जी भी आपको इस रिलेशन से पता चल रही है। ठीक है, अभी ये कहता है कि अगर कहीं पे हमें क्या करना पड़ जाए, मोमेंटम फाइंड आउट करना पड़ जाए। ठीक है, मोमेंटम फाइंड आउट करना पड़ जाए, तो अगर हम मोमेंटम को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक के लिए आपके पास एक फॉर्मूला आया था, E = √p² c² प्लस में m0 का स्क्वायर c⁴। ठीक है, ये रिलेशन होता है। लेकिन हमें यहाँ से ये भी तो पता है
कि हमारा रेस्ट मास तो ज़ीरो होता है। अगर रेस्ट मास ज़ीरो होता है तो इसका मतलब ये क्वांटिटी तो मेरी पूरी ज़ीरो हो गई, ये ज़ीरो हो गई, तो अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर ही तो रिमेनिंग पार्ट रह गया, और दोनों में ही स्क्वायर है, ऊपर ही रूट है, तो स्क्वायर से रूट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ई किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, आपके पी सी के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो ई बाई सी के इक्वल होता है, और ई को क्या लिख सकते हैं हम, एच न्यू लिख सकते हैं, ठीक है, एच न्यू बाई सी। लेकिन एक और रिलेशन इसका बन सकता है मोमेंटम के लिए, क्या कि एच ये हो जाएगा, न्यू को क्या लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा, ठीक है, ऑलरेडी एक सी वहाँ पे था, सी से सी कैंसिल हो गया, लैम्डा को इस साइड ले जाओ, या तो अगर आपको मोमेंटम में फाइंड आउट करना था तो P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, P इज इक्वल टू यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आपकी वेवलेंथ, हम ये रिलेशन क्या कर सकते हैं वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर ये है कि आपके पास एक ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, नहीं, ये चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि फोटोन डोंट हैव एनी चार्ज। अब आप ये देखो कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है उसके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, अगर चार्ज होता है तभी आप उसके केस में क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो मूव करते हैं तो मोशन की वजह से क्या आता है वहाँ पे चार्ज पार्टिकल जब आपके मूव करते हैं तब आप वहाँ पे उसका करंट निकाल सकते हो। अगर किसी उसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो यानी कि आप मैग्नेटिक फील्ड भी बता सकते हो ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये हमारे पास क्या है, कोई भी चार्ज है ही नहीं इसके ऊपर, तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर दे दूं मैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल पार्टिकल ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ना किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें कोई डिफ्लेक्शन आएगी, है ना। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे कि द फोटॉन्स can't deflect in electric or in मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये तो हमारे पूरा पोर्शन किस चीज़ का हो गया है, हमारे फोटोन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है। अब हम किसके बारे में चलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक को इफेक्ट कौन सा, ये वाला जो मैंने आपको यहाँ पे करवाया था, ठीक है, इसके बारे में करते हैं। तो नेक्स्ट उसमें हम इसके बारे में करेंगे अभी, ठीक है। चलिए आगे करते हैं हम, ठीक है। आगे इसके अंदर हेडिंग डाल लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक मेटल सरफेस है, इसके ऊपर क्या होता है, कोई भी रेडिएशन को जब हम फॉल करते हैं तो इस सरफेस के ऊपर से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसको ही हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, है ना। तब जो इलेक्ट्रो इफेक्ट तो क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, और जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हुआ है इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यही जो हमने पढ़ा है वो ही हमें क्या करके आना पड़ेगा, जब वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछेगा वहाँ लिखना पड़ेगा, है ना। इस एक्स्ट्रा कोई लिख के आएंगे, है ना। तो इसको लिख लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इट इज phenomena of emission of electron by certain substances, mainly of metals, when radiation like X-ray, UV light and even visible light of a particular frequency fall on it, ठीक है।
तो इस फिनोमिना को तो क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम ए surface in this way are called फोटोइलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली में क्या है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, वो सबके माइंड में ये आता है कि ये आइंस्टीन ने डिस्कवर किया है। सबके माइंड में क्या आता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने डिस्कवर किया है, आइंस्टीन ने डिस्कवर किया है। लेकिन यूजुअली एक्चुअली में जो है वो ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, जो आइंस्टीन हैं उन्होंने जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट किया गया ना, तो उन्होंने कुछ रिजल्ट्स बता दिए लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने रिजल्ट्स बता दिए लेकिन क्लासिकल थ्योरी के बेस पे हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसीलिए क्या हुआ कि जिन्होंने ये डिस्कवर किया था ना, उनका नाम तो पीछे हो गया। फिर इसको जो जो हमारी फेलियर आ रही थी उसको रिजॉल्व करी थी आइंस्टीन ने। ठीक है, तो आइंस्टीन ने जब इसको रिजॉल्व किया फेलियर को, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिर आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाने लग गया। तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, मैं बता देती हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए जान लीजिए एक्चुअली हुआ क्या था। यहाँ बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ जो हमारा 1887 है उसमें हर्ट्ज थे। ठीक है, साइंटिस्ट अपने। ठीक है, जैसे आइंस्टीन साइंटिस्ट है वैसे हर्ट्ज साइंटिस्ट थे, हर्ट्ज। ठीक है, उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने जो यूवी रे है, यूवी रे को फोकस किया किसके ऊपर, यहाँ जैसे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनके पास ना एक डिटेक्टर था। डिटेक्टर का जो सरफेस है वो कैसा था, स्फीयर फॉर्म का था। तो उन्होंने यूवी रे को इस डिटेक्टर के जो स्फीयर फॉर्म का सरफेस है ना, उसके ऊपर इंसिडेंट कर दिया। ठीक है, जैसे इसके ऊपर इंसिडेंट किया उन्होंने यूवी रे को, तो जो हमारे यहाँ कोई भी लैंप है उससे हमने यूवी रे को इंसिडेंट किया इसके ऊपर, तो यहाँ इसके मेटालिक सरफेस से, क्योंकि स्फीयर है इसके यहाँ कुछ नहीं, जो ये मेटालिक सरफेस था ना इसके ऊपर, वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इजेक्ट होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, इसीलिए ये क्या कहते हैं कि जो हमारे कोई भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जब हम किसी भी मेटालिक सरफेस के ऊपर, हमने लिखा ना यहाँ पे मेनली ऑफ द मेटल्स। ठीक है, तो मेटालिक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है तो वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फॉल होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या पता चला कि हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर डिटेक्टर के स्फीयर सरफेस के ऊपर जो ये स्फीयर फॉर्म का था उसके ऊपर यूवी रे को इंसिडेंट करी तो इलेक्ट्रॉन्स फॉल हुए। तो इसका मतलब यही तो हमारा एक्सपेरिमेंट ये है। तो किया किसने, हर्ट्ज ने। कब किया, 1887 में। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को जब इन्होंने फॉल किया तो डिफरेंट लाइट्स को यूज़ करके किया इन्होंने, तो उसके बेस पे क्या हुआ, इनके 3-4 कंक्लूजन्स भी आए थे। ठीक है, 3-4 कंक्लूजन्स भी आए, लेकिन जो क्लासिकल थ्योरी है, यानी कि मेनली जो क्लासिकल के फॉर्म पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले हुए थे, जब हम उस जो रिजल्ट आए थे उनको क्लासिकल थ्योरी के फॉर्म में देखने लगे तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं बोला। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं बोला, जस्ट बता दिए ये है, लेकिन क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो आइंस्टीन आए, आइंस्टीन ने क्या किया, 1-2 कॉन्सेप्ट लेके फॉर्मूला बताया और उस बेस पे ये कहा कि देखो ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं तो हमारे जो तीनों जो रिजल्ट्स इनके फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के उसमें आए थे वो सारे के सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसीलिए हम क्या कहने लग गए थे, फिर उस इक्वेशन को यूज़ करने लग गए और सारे को क्या बोलने लग गए, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलने लग गए। समझे आप, इसीलिए हम क्या बोलने लग गए, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलने लग गए। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें पढ़ना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब इन्होंने किया था, जब एक्सपेरिमेंटली इसको स्टडी किया तो कौन कौन से हमारे जो पॉइंट्स आए वो देख लेते हैं। ठीक है, फिर उन क्लासिकल थ्योरी कैसे फेल हो गई फिर वो देखेंगे। ठीक है, उनको लिखेंगे। फिर आइंस्टीन ने ऐसा क्या किया
क्या उन्होंने एज्यूम किया जिसके बेस पे वो ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे ये तीनों पॉइंट जो इन्होंने मतलब कंक्लूड करे थे वो सही थे और यही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो क्या किया था उन्होंने वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखिए, फ्रॉम द डिटेल experimental study of photoelectric emission following points are obtained। फर्स्ट क्या है इसके अंदर, मैंने अभी आपको बोला कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जब इसके ऊपर फॉल होती है ना तभी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। इसका मतलब अगर हम एक फ्रीक्वेंसी को बोल दें न्यू नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर हम किसी को बोल देते हैं तो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर और इससे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसके ऊपर ही वो निकालेगी। इसके कम फ्रीक्वेंसी जिस की भी होगी ना उसके ऊपर ये कोई भी हमारी जो इलेक्ट्रॉन है उसको इजेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाना है तो मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लिखोगे फॉर एवरी सब्सटेंस या मेटल जो हम यूज़ कर रहे हैं इसको इजेक्ट करने के लिए, देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड below this the photoelectric effect can't occurs। ठीक है, नेक्स्ट डाल लीजिए सेकंड पॉइंट इन्होंने ये कहा कि जो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, ठीक है, उनकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। उसकी जो इंटेंसिटी है ना, यानी कि देखो मैंने लैंप ले रखा है, ठीक है, लैंप में से रेडिएशंस आ रही हैं, जैसे ये लैंप था, लैंप में से यूवी रे आ रही है, इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो लैंप का कितनी, मैंने इतना अपर्चर खोल दिया तो इसका अपर्चर इसकी वेलोसिटी के ऊपर फर्क डालेगा नहीं। आपने एक फॉर्मूला देख रखा होगा, न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, यहाँ से देखा है ना, तो न्यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी स्पीड पे डिपेंड कर रही है, तो हमारी यहाँ पे क्या डिपेंड करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी बताना चाहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तो वो हमारी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे द मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट मीन्स वी मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड ऑन द किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो अपने एमिट हुए हैं मेटल से, यहां लिख लो एमिटेड बाय मेटल इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी। उसकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, थर्ड क्या बोलेंगे इसके अंदर कि जो हमारे, अब देखो जितने इसके अंदर उस पे इंसिडेंट होंगे यानी कि रेट ऑफ जितना आपका होगा इसका, वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके इंसिडेंट
इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पे एमिट हुए, वो अब इतना एरिया आएगा इसके ऊपर, तो यानी कि इतने सरफेस के ऊपर से निकालेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी इंटेंसिटी के ऊपर, कि भाई कितनी इंटेंसिटी की लाइट आ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिखो थर्ड, द नंबर ऑफ photoelectron emitted by a given area is depend on intensity of incident रेडिएशन। ठीक है, अब ये जितनी जगह में से एमिट करवाएगा इसके ऊपर करके, ये इसके ऊपर डिपेंड करती है कि भाई अब एक फ्रीक्वेंसी इसकी आ रही थी, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अब जैसे ये टोटल है तो इसकी सब जगह सारी फ्रीक्वेंसी कैसी है, इक्वल आ रही है। तो अब ये किसके ऊपर, अब फ्रीक्वेंसी नहीं, जितना एरिया के ऊपर इसकी फॉल होएगी ना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी खाली एक फ्रीक्वेंसी की इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, उससे तो मैं इसका निकाल ही नहीं सकती कि नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं, नहीं निकाल सकते ना। वो किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी के ऊपर करेगी, क्योंकि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, NH न्यू के। ठीक है, NH न्यू यानी कि अपनी एनर्जी कितनी उसकी आ रही है, ठीक है, यानी कि पर यूनिट एरिया, तो कितनी इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया वो इससे निकाली जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ, ये N क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये कितनी होंगे, कितनी इंटेंसिटी कितनी एरिया के ऊपर जा रही है उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, सो एंड नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अब देखो नेक्स्ट लिखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा था कि ये जो हमारे पास एकदम से जैसे ही लाइट इसके ऊपर फॉल हुई थी ना, वैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट कर दिया। इसका मतलब ये कैसी प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इसके अंदर कोई भी टाइम डिले नहीं होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि इट इज़ एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब लेके चलते हैं फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन करने में कैसे फेल हो गई क्लासिकल थ्योरी, हमें ये करना है। ठीक है, तो फर्स्ट लेके चलते हैं इसके अंदर। देखो इन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैं ना क्योंकि क्लासिकल थ्योरी तो ये कहती है भाई जो अपनी लाइट है ना उसको देते जाओ। ठीक है, लाइट को देते जाओगे तो आपकी जैसे जैसे वो उसको एब्जॉर्ब करता जा रहा है तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी है इनके अकॉर्डिंग तो वो इंक्रीज करनी चाहिए, किसके जैसे, जब जब इंटेंसिटी को आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन इंटेंसिटी से अपनी जो एच न्यू की वैल्यू है वो तो चेंज नहीं होने वाली ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं वहाँ पे उसके मैक्सिमम वेलोसिटी पे तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, और ये कह रहा है कि उसी से ही इंक्रीज कर रही है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गई, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। तो आप ये कहोगे कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी इट इज expected that when intensity of इल्यूमिनेशन यानी कि जो लैंप है उसकी इंटेंसिटी को हम इंक्रीज़ कर देना, तो ये कह रहा है कि जब हम उसको इंक्रीज़ कर देते हैं तो इसकी इंक्रीज़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सपेरिमेंटली उसको पता चला ये चीज़ कि हमारी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है उसकी वेलोसिटी, एक्सपेरिमेंटली पता चला उसको ये। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली गलत कोई हो सकता है, तो क्लासिकल नहीं कर पाई तो नहीं कर पाई, है ना। तो ये कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इज
increased than photoelectrons with higher value of maximum kinetic energy could be emitted। ठीक है, और आप उसको बार बार इंक्रीज करते जाओगे तो वो और इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड करके है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा कि दस वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ photoelectron should be increase with increase of intensity of incident radiation। ठीक है, but it is contradicted as of, या contrary लिख दो, it is in contrary of experimental observation। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व किया था उसकी क्या हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई इसके अंदर। ठीक है, सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला, सेकंड ये बोला इसके अंदर कि जो इन्होंने ये बोला था ना कि भाई नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स उससे निकलेंगे। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड है, इसको तो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये लिखो कि उससे जो अपना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आया था ना, ठीक है, उसको नहीं बता पाए। The existence of threshold frequency for a given material could not be explained by this, as they expects that with increase in intensity of incident radiation photoelectric emission should start at